एपिसोड 7 की शुरुआत में हॉस्पिटल में फातिमा से क्रिस्टी पूछती है कि तुम्हें कब से ये सड़े हुए वेजिस खाने की क्रेविंग्स होती है। तो फातिमा कहती है कि 1 हफ्ते से। जिसमें मुझे क्या हो रहा है, क्या तुम्हें कुछ समझ रहा है? तब क्रिस्टी कहती है कि असल दुनिया में इसे साइकोमैटिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जिसमें फील होता है कि हम प्रेग्नेंट है। साथ ही अर्ली साइंस में भी ऐसा देखने मिलता है, लेकिन असल में प्रेग्नेंट हम नहीं होते। तब फातिमा कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर भी यही चीजें लग रही है? तब मैरियल कहती है कि इस जगह पर कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि बॉयड के शरीर में हमने कीड़े देखे थे जो कि असल में उसके शरीर में नहीं थे। तब क्रिस्टी कहती है कि हाँ, तुम प्रेग्नेंट लगती भी हो। तब फातिमा कहती है कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये चीज मैं अंदर से फील कर सकती हूँ। जिसमें एलिस के पानी देने पर फातिमा ने ग्लास को तोड़ दिया। फिर वो कहती है कि मुझे घर जाना है। तब एलिस कहता है कि बाहर बारिश हो रही है। तब फातिमा कहती है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। तब फातिमा के साथ एलिस वहां से निकला, जिसमें मैरियल भी उनकी मदद के लिए कॉलोनी हाउस में जाने निकली। तब क्रिस्टी कहती है कि बॉयड, तुम्हें मुझे अल्ट्रासाउंड के पहले ये चीजें बता देनी चाहिए थी, जिससे मैं इस बारे में पता लगा पाती। तब बॉयड कहता है कि मुझे खुद को इस बारे में अभी अभी पता चला है और तुम क्या पता लगा लेती? तब क्रिस्टी कहती है कि मैं पता लगा लेती कि फातिमा क्या सच में प्रेग्नेंट है या फिर ये जगह उसके दिमाग के साथ खेल रही है। तब बॉयड कहता है कि तुम ये चीज अभी पता लगाकर उसकी मदद कैसे करोगी, ये भी मुझे समझाओ। तब क्रिस्टी कहती है कि मुझे नहीं पता। तब बॉयड कहता है कि फिर पता लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारा काम है। और उसके बाद बॉयड भड़क कर बाहर निकला, जिसमें बॉयड अपने गुस्से को कंट्रोल में न रख पाने से अब दुखी था। दूसरी तरफ हमें विक्टर नजर आया, जो कि जैस्पर पर भड़का हुआ था क्योंकि वो उससे बात नहीं कर रहा था। तब हेनरी आकर विक्टर से मिला और वो कहता है कि बेटा, तुम्हारे दिमाग पर ये खिलौना हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल रात से नीचे के कमरे में तुम्हारी आवाज में सुन रहा हूँ, जिसमें तुम पूरी रात से इस खिलौने पर चिल्ला रहे हो और ये चीज मुझे तुम्हारे दिमाग के लिए ठीक नहीं लग रही। तब विक्टर कहता है कि इस खिलौने को मुझसे बात करनी होगी। तब हेनरी कहता है कि वो खिलौना है और वो तुमसे कैसे बात करेगा। तब विक्टर कहता है कि आपने मुझे उस वक्त पर नहीं देखा था जिसमें मैं ये करके रहूंगा। फिर विक्टर वहां से जैस्पर को लेकर निकला। तब हेनरी दुखी हुआ। दूसरी तरफ एल्जिन ने फातिमा के लिए चाबी का शोपीस बनाया था, क्योंकि वो काफी दुखी थी। तब टिली उसे देखकर खुश हुई और टिली के वहां से निकलने पर एल्जिन उसे दीवार पर लगाने गया। तब उसके कैमरे में से अपने आप एक फोटो निकली। तब एल्जिन ने काफी डर डर कर उस फोटो को देखा और फिर वो उसे देखकर चौंक गया। तब तक ऊपर फातिमा को मैरियल पानी चढ़ा रही थी, लेकिन फातिमा दुखी थी। तब मैरियल कहती है कि मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, जिसमें ये जगह हमें काफी परेशान करती है और मुझे रैंडल और जूली की तरह शरीर में कीड़े घुसे ऐसा फील हुआ था, जो कि अभी भी कभी कभी फील होता है। तब फातिमा पूछती है कि तुम इस दर्द को कैसे भूली? तब मैरियल कहती है कि वो चीजें सिर्फ हमारे दिमाग में थी, ऐसा मैंने खुद को समझा दिया था। तब फातिमा कहती है कि मेरी कहानी अलग है। तब मैरियल कहती है कि तुम फिर से नॉर्मल खाना खाने का ट्राई कर सकती हो। तब फातिमा भड़क गई और वो कहती है कि मैं फिर से वो कचरा नहीं खाऊंगी, क्योंकि वो चीज मुझे मेरे शरीर के अंदर की चीजें करवा रही है। वहीं पर एलिस आया। तब मैरियल कहती है कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ। फिर वो फातिमा को बाय बोलकर निकली। तब एलिस ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर एलिस कहता है कि वो सिर्फ तुम्हारी परवाह करती है। तब फातिमा कहती है कि कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा, जिसमें वो चीज मेरे अंदर ग्रो कर रही है, लेकिन कोई ये चीज समझ नहीं पा रहा और सबको लगता है कि ये गलत है। तब एलिस कहता है कि कोई तुम्हें गलत नहीं समझ रहा, ये तुम्हें समझना होगा। तब फातिमा कहती है कि बाकी सबकी तरह तुम्हें भी मैं गलत लग रही हो। तब एलिस कहता है कि हम दोनों पुलिस स्टेशन में रुके थे, उस रात को तुम मेरी बाहों में बेहोश होकर गिरी थी, जिसमें तुम उन दिनों को याद करो। तब फातिमा कहती है कि मैं फिलहाल तुम्हें मुझ पर भरोसा करने का रही हूँ। फिर उसने इंजेक्शन निकाल दिए और फातिमा कहती है कि मैं मेरी बॉडी को प्रेगनेंसी के पता चलने के बाद अभी तक माप रही थी और मेरा पेट बढ़ता जा रहा है, ये देखो। और कोई कैसे कह सकता है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, जिसमें मेरे शरीर के अंदर जो भी चीज है वो पावरफुल बनती जा रही है, जिसके चलते मैं हमेशा भटकी हुई रहती हूँ। और अगर वो मेरे अंदर बेबी नहीं है तो शायद मैं खुद ही बुरी बनती जा रही हूँ। तब एलिस ये सुनकर चौंक गया। दूसरी तरफ बॉयड ने डोना को सब बता दिया। तब डोना कहती है कि मुझे लगा था कि ऐसी जगह पर प्रेग्नेंट होना जादू से कम नहीं है, और क्या अभी भी तुम श्योर हो कि क्रिस्टी से कोई गलती नहीं हुई है? तब बॉयड कहता है कि हाँ, मशीन में कोई भी बेबी पेट में नहीं दिख रहा, लेकिन क्रिस्टी को ये भी पता है कि मेरे शरीर के नॉर्मल लगने पर भी अंदर कीड़े थे, जिसमें इस जगह पर कुछ भी हो सकता है। तब डोना कहती है कि हाँ, तुम्हारी पत्नी एबी भी पागल हो गई थी, जिसमें तुम कुछ अलग तभी भी नहीं कर पाए थे, और अगर फातिमा के साथ भी
अगर उसके शरीर में कीड़े जैसी कोई चीज है तो हमें पहले से इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही अगर ये चीज उसके दिमाग पर असर छोड़ रही है तब वो एबी की तरह हम सभी के लिए खतरनाक बन सकती है। तब बॉयड कहता है कि तुम ये चीजें किसी को भी मत बताना। तब डोना कहती है कि उसके बाद क्या। तब बॉयड कहता है कि मैं इस बारे में क्रिस्टी से पता लगाऊंगा, जिसमें हम दोनों ने मिलकर हमारे लोगों को बचाने के लिए एक दूसरे से सभी चीजें सच बताने का वादा किया था। तब डोना कहती है कि हाँ, उसी वजह से मैं नहीं चाहती कि फातिमा अब कॉलोनी हाउस में रहे, क्योंकि मैं वैसे तो उसकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन कॉलोनी हाउस में रहने से लोगों पर खतरा हो सकता है और इसलिए मुझे सब सोचना पड़ रहा है। तब बॉयड कहता है कि मैं पुलिस स्टेशन में उनके रहने का इंतजाम करूंगा। तब डोना कहती है कि बॉयड तुम नाराज मत हो जाओ। तो बॉयड कहता है कि मैं नाराज नहीं हूँ, जिसमें तुम सही हो और मैं सिर्फ अपनी तैयारी करने चाह रहा हूँ। फिर बॉयड वहां से निकला। दूसरी तरफ जिम नदी के पास बाकी लोगों से अच्छे से सब्जी चुन चुनकर भरवा रहा था और वो उनकी सब्जी भरने में मदद कर रहा था, जिससे वो लोग जल्द से जल्द वापस टाउन में पहुंच सके। वहीं पर एक लड़की कहती है कि यहाँ पर रात को जो मॉन्स्टर्स आते वो हमारे वहाँ के मॉन्स्टर से काफी अलग है। तब जिम कहता है कि हाँ, अच्छा है हम लोग यहाँ पर नहीं रहते। वहीं पर जिम ने देखा कि वहां पर जेड, इथान और तबीता आ गए और तब जिम उनके पास आया, जिसमें वो इथान से मिला और पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों हो और जूली कहाँ पर है। तब तबीता कहती है कि जूली ठीक है और जेड कहता है कि यहाँ पर आने का आइडिया मेरा था। तब जिम पूछता है कि क्यों। तब इथान कहता है कि मॉम को बचपन में विक्टर की माँ मिरांडा की तरह इस जगह के सपने आते थे। तब बाकी दोनों लोग जिम को कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ चल रहे हो। तब जिम कहता है कि आप लोग आगे निकलो, जिसमें हम लोग पीछे से आ जाएंगे। तब दोनों वहां से निकले। फिर तबीता और इथान तबीता के सपने की जगह को देखने के लिए आगे बढ़े और जिम इस चीज को अभी भी समझ नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ जूली हॉस्पिटल में आई। तब उसे रैंडल मिला और जूली कहती है कि मेरे घर वाले बाहर गए हैं तो मैं एक रात यहाँ पर रुकने वाली हूँ। तब रैंडल कहता है कि मैं घूमने जा रहा हूँ। तब जूली कहती है कि मैं बैग रख कर आती हूँ और हम दोनों साथ में जाएंगे। फिर वो दोनों वहां से निकले। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैनल पर मेरा 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। तब तक एल्जिन फोटो वाली जगह पर पहुंचा, जो कि टाउन से दूर स्टोर हाउस था और वहां पर हमने पहले विक्टर और जेड को भी जाते हुए देखा था, जिसमें इस बार एल्जिन उस दरवाजे को खोलकर अंदर घुसा और एल्जिन के नीचे आने पर उसे कुछ लकड़ी की बाल्टीस मिली। साथ ही आगे एक दरवाजा था। तब एल्जिन ने जाकर उस दरवाजे को खोला और तब उसे और एक दरवाजा मिला और एल्जिन ने जाकर दूसरे दरवाजे को खोला। तब एल्जिन के सामने तीसरा दरवाजा था और तब एल्जिन इस चीज से कंफ्यूज था और उसने दूसरे दरवाजे को बंद कर दिया और वो वापस जा रहा था। तब पीछे से दरवाजे पर नॉक हुआ। तब एल्जिन ये देखकर काफी डर गया और उसके बाद एल्जिन ने दूसरे दरवाजे को हटा दिया और तब उसे एक लाल दरवाजा दिखा और एल्जिन के उसे खोलने पर वो एक कमरे में पहुंचा और एल्जिन अंदर जाकर कमरे की सभी चीजें देखने लगा। दूसरी तरफ ऑफिसर अकोस्टा टाउन में अपने मरे हुए साथियों की कब्र देख रही थी, या तो फिर वो निकी की कब्र भी देख रही होगी। तब तक कैनी डाइनर में था, जो कि बंद ही रहता था और फिर वो आकर उसके मॉम के रखे हुए मसाले को देख रहा था। तब वहां पर अकोस्टा आ गई और कैनी कहता है कि डाइनर अभी बंद है और अब यहाँ पर खाना नहीं रखा जाता। तब अकोस्टा कहती है कि इस जगह पर डाइनर क्यों है, साथ ही यहाँ का पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस या फिर ट्रैवल एजेंसी की ऑफिस जैसा क्यों लगता है और इस जगह को शायद किसी पागल ने ही बनाई होगी। तब कैनी कहता है कि तुम अब इस जगह को देखकर समझने लगी हो। तब अकोस्टा कहती है कि यहाँ पर कोई भी मुझे इस जगह के बारे में सही सवाल क्यों नहीं पूछ रहा। तब कैनी कहता है कि तुम खुद काफी सवाल पूछ रही हो और मैं चाय लेकर आता हूँ और हम लोग इस बारे में बात करते हैं। दूसरी तरफ इथान जेड को पूछता है कि ये जगह आपको भी डरावनी लग रही है। तब जेड कहता है कि हाँ, और वो पुतलों की पेंटिंग बना रहा था। तब इथान पूछता है कि इस जगह पर कौन रहता होगा। तब जेड कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन शायद जो भी यहाँ पर होगा वो लोग यहाँ से पहले ही निकल कर अपने घर पहुंच गए होंगे। साथ ही ये जगह पर तुम्हें संभल कर चढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े जाल छुपाए गए हैं। तब तक जेड तबीता को कहता है कि शायद तुम्हारे सपने सच्चे नहीं होंगे, क्योंकि तुम इस जगह की मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती हो और इसी वजह से तुम्हें वो सपने अंदर से सच्चे फील होते होंगे। तब तबीता कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तब जिम कहता है कि नहीं, लेकिन वो एक नॉर्मल सपना भी हो सकता है। तब तबीता कहती है कि वो एक नॉर्मल सपना नहीं था, जिसमें ये डरावने सपने मुझे कई महीनों तक आते थे और हर बार मैं चिल्लाकर उठती थी और बाकी उन सपनों में मैंने भी सेम पुतले और पत्थर देखे थे और इसलिए मैं इस जगह के बारे में पता लगाने आई हूँ।
तब जिम कहता है कि मैं भी इस जगह को सॉल्व करना चाहता था और उसके चक्कर में मैंने और डोना ने काफी लोगों की जान खतरे में डाल दी। साथ ही सारा को भी इस जगह पर आवाज आती थी जिसके चलते वो हमारे बच्चे को मारने वाली थी। तब तबीता कहती है कि वो चीजें अलग थी क्योंकि वो चीजें यहाँ पर आने के बाद हुई थी, जबकि ये सपने मैंने अपने बचपन में देखे थे जिसमें मैं भी तुम्हारी तरह डरी हुई हूँ। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो नॉर्मल है और मैं तुम्हें ये चीजें समझाना चाहती हूँ। तब जिम कहता है कि ओके। दूसरी तरफ जूली ने रैंडल को कैसे उसकी मॉम खतरनाक बच्चों की मदद करते हुए जंगल में गई और कैसे उसके पिता ने सबको बचाने के चक्कर में सबकी जान खतरे में डाल दी थी इस बारे में बता रही थी। तब रैंडल कहता है कि अच्छी बात है, जिसमें हमें मशरूम ढूंढने होंगे जो कि ठंड में उगते हैं और क्रिस्टी ने मुझे इस बारे में यहाँ पर उसे ढूंढने के लिए कहा था। तब जूली पूछती है कि तुम बस से कहाँ पर जा रहे थे। तब रैंडल कहता है कि डेट्रॉइट, क्योंकि मुझे वहां पर जाकर कार खरीदनी थी। तब जूली कहती है कि मुझे भी ड्राइविंग सीखनी थी क्योंकि वो 15 साल पर लाइसेंस के साथ मुझे सीखने मिल सकती थी, लेकिन तभी ही मेरा भाई थॉमस मर गया था और उसके बाद हमारी सारी ट्रिप्स कैंसिल हो गई। तब रैंडल कहता है कि चलो फिर ड्राइविंग सीखते हैं और वो दोनों वहां से निकले। दूसरी तरफ कैनी अकोस्टा को कहता है कि यहाँ पर कोई भी आता है तब तो वो तुम्हारी तरह खुद को हीरो समझता है और वो सोचता है कि वो यहाँ से सबसे ज्यादा स्मार्ट है और वो इस जगह को समझकर सबको यहाँ से निकाल लेगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। तब अकोस्टा पूछती है कि क्यों। तब कैनी कहता है कि मैंने इस जगह को ही घर समझ लिया था और उसके बाद वक्त के साथ साथ मैं यहाँ पर जीना सीख गया था। तब अकोस्टा पूछती है कि क्यों। असल में ऐसी जगह होनी ही नहीं चाहिए और हमें यहाँ पर जीना सीखना नहीं चाहिए। तब कैनी कहता है कि पहले भी लोग हमेशा ऐसी बातें करते थे जिसमें कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो कि पहले किसी ने और ने पूछा ना हो, और सबने यहाँ पर हर एक चीज ट्राई कर ली है, लेकिन अंत में सभी लोग यहाँ पर फंसे हुए रहे हैं। तब अकोस्टा कहती है कि जैसे तुम यहाँ पर फंसे हो। तब कैनी कहता है कि हाँ, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। जिसमें मैं यहाँ पर आया था तब मैं अपने पिता का ध्यान रखता था, लेकिन वो मारे गए। तब अकोस्टा कहती है कि तुम्हारी मॉम इस डाइनर को चलाती थी जिसमें तुमने अपने दोनों पेरेंट्स को यहाँ पर खोया है और उसके लिए माफ कर दो। तब कैनी कहता है कि कोई बात नहीं, और क्या तुम्हारा कोई परिवार है। तब अकोस्टा कहती है कि नहीं। तब कैनी कहता है कि हमारे यहाँ के तालिस्मान के चलते ही रात को हम लोग सेफ रहते हैं। तब अकोस्टा पूछती है कि उसके पहले यहाँ पर लोग कैसे जीते थे। तब कैनी कहता है कि तब लोग छुप छुप कर यहाँ पर जीते थे, लेकिन तब मैं यहाँ पर नहीं था, लेकिन काफी सारे लोगों को पहले की ये चीजें याद है। और तब अकोस्टा दुखी हुई और फिर वो पूछती है कि ये तालिस्मान पत्थर यहाँ पर कैसे मिले। तब कैनी कहता है कि उसे बॉयड जंगल से ढूंढ कर लाया था। तब अकोस्टा कहती है कि इसी वजह से वो हीरो बना हुआ घूमता है, लेकिन वो काफी बुरा है। तब कैनी कहता है कि तुम उसे जब मिली थी तब उसने काफी सारे लोगों को बचाया था। तब अकोस्टा कहती है कि उसने मेरी गन ले ली। तब कैनी कहता है कि वो चीज उसकी नहीं बल्कि तुम्हारी गलती के चलते हुआ है। तब अकोस्टा कहती है कि हाँ, मैंने किसी को मारा था और इस चीज का मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। तब कैनी कहता है कि तुम्हें कॉलोनी हाउस में जाकर कपड़े बदलकर फ्रेश होना चाहिए और तब तुम्हें अच्छा फील होगा। तब अकोस्टा कहती है कि मुझे तुम्हारे नए कपड़े नहीं चाहिए जिसमें मुझे इस जगह पर एडजस्ट करके नहीं रहना, और मैं यहाँ के लोगों के साथ खुश नहीं हूँ जिसमें मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर जीऊंगी। और वहीं पर रेडियो बजने लगा। तब कैनी कहता है कि ये भी कभी कभी ऐसे बचता है। तब अकोस्टा कहती है कि तुम्हें इसकी आदत होगी और मदद के लिए शुक्रिया। फिर वो वहां से भड़क कर निकली। तब वहां पर डैनी आई, फिर वो कैनी से मिली। तब कैनी पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब डैनी कहती है कि कैनी, मुझे तुमसे बात करनी थी जिसमें मैं चाहती हूँ कि हम लोग डाइनर को फिर से शुरू करें। तब कैनी इस बारे में सोचने लगा। दूसरी तरफ एल्जिन कमरे में सभी चीजों को सेट करने लगा जो कि वहां पर बिखरी पड़ी थी, और वहीं पर उसे एक टाल पत्री पड़ी हुई मिली और उसे हटाने पर एल्जिन को वहां पर एक लाश देखने मिली जो कि किसी मॉन्स्टर की ही लग रही थी। तब एल्जिन डरा हुआ था। वहीं पर उसे पीछे से फील हुआ और तब उसने देखा कि सी मॉन्स्टर वहीं पर थी। तब वो पूछता है कि क्या यहीं पर वो सब कुछ हुआ था। दूसरी तरफ विक्टर जेस्पर को लेकर सारा के घर पर आया। तब सारा पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब विक्टर कहता है कि मुझे तुम्हारे बेसमेंट में जाकर जेस्पर से सीक्रेट जानने हैं। तब सारा ने विक्टर को अंदर लिया और फिर दरवाजे को बंद कर दिया। तब तक रैंडल और जूली कॉलोनी हाउस के कार के पास पहुंचे और जूली कहती है कि ये कार इमरजेंसी के लिए है। तब रैंडल कहता है कि हाँ, यही इमरजेंसी है। फिर दोनों कार में बैठे और रैंडल को उसी कार में कीज भी मिल गई जिसमें रैंडल जूली को कार कैसे चलाई जाती है ये समझाने लगा, और जूली के खुश होने पर दोनों वहां से कार लेकर घूमने के लिए निकले। दूसरी तरफ डोना कॉलोनी हाउस में बर्तन साफ कर रही थी, साथ ही वो काफी दुखी थी। तब वहां पर हेनरी आया
तब डोना पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तब हेनरी कहता है कि मुझे कुछ पीने मिल जाता तो अच्छा होता। तब डोना कहती है कि मुझे भी वही चाहिए। फिर वो दोनों बाहर जाने निकले। तब तक बॉयड पुलिस स्टेशन में आया। वहां पर उसका सभी सामान बिखरा पड़ा था। तब बॉयड को अंदर से आवाज आई और बॉयड ने अपनी गन निकाली और तब एकोस्टा उसके सामने आई और वो कहती है कि मुझे मेरी गन वापस चाहिए। तब बॉयड कहता है कि यहाँ से निकल जाओ। तब अकोस्टा कहती है कि मैं अपने गन के बिना नहीं जाऊंगी। तब बॉयड कहता है कि तुमने किसी को मारा था जिसमें वो तुम्हारे डर के चलते हुआ। तब अकोस्टा कहती है कि इस जगह जैसे मॉन्स्टर्स मैंने कभी भी जिंदगी में पहले नहीं देखे थे और इसी वजह से मैं काफी डरी थी। तब बॉयड कहता है कि हाँ, वो मॉन्स्टर्स यहीं पर रहते हैं और इसलिए पहले तुम्हें मुझे भरोसा दिलाना होगा कि तुम गन को हैंडल करने लायक हो और तभी तुम्हें गन मिलेगी। तब अकोस्टा ने अपना पुलिस का आईडी दिखाया और वो कहती है कि मैं असली पुलिस ऑफिसर हूँ, ना कि मैं तुम्हारी तरह कोट पहनकर सबको ये चीज बताती घूमती हूँ। तब बॉयड कहता है कि तुम 1-2 दिन पहले ही पुलिस ऑफिसर बनी होगी, जिसमें तुम गलत हो क्योंकि यहाँ की हर एक चीज को मैं ही संभालता हूँ और मुझे सबको बचाना होता है। तब अकोस्टा कहती है कि फिर तुम्हारा काम काफी घटिया तरीके से तुम कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग मरते जा रहे हैं। तब बॉयड कहता है कि यहाँ से निकल जाओ। तब अकोस्टा बॉयड के पास आकर कहती है कि मैं अपनी गन के बिना तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तब बॉयड कहता है कि ठीक है। फिर बॉयड ने नक्शे को हटाकर पीछे से छुपा हुई गन निकाली और उसके बाद गन से सारी गोलियां निकालकर उसे अकोस्टा को दे दी और वो कहता है कि तुम्हें गोलियां तब मिलेगी जब तुम खुद को साबित कर लोगी। तब अकोस्टा हाँ बोलकर वहां से निकली और बॉयड कहता है कि अगली बार तुम मेरी परमिशन के बिना यहाँ पर घुसी तो तुम्हें काफी प्रॉब्लम होगी। तब अकोस्टा कहती है कि जैसा तुम कहो शेरिफ। फिर वो वहां से चली गई। तब तक हेनरी और डोना बार में दारू पी रहे थे और डोना पूछती है कि विक्टर के साथ कैसा जा रहा है। तब हेनरी कहता है कि बिल्कुल अच्छा नहीं और फिर दोनों दारू पीने लगे और डोना कहती है कि क्या हुआ। तब हेनरी कहता है कि मैं उसके कमरे में जाता हूँ तब मुझे ऐसा फील होता है कि काश मैं यहाँ पर कभी नहीं आता और ना ही तबीता ने मुझे ढूंढा होता, क्योंकि विक्टर को इस हालत में देखने से अच्छा यही था कि मैं उसे मरा हुआ याद करता, जिसमें एक बाप के लिए अपने बच्चे के बारे में ऐसी बात करना मुझे काफी बुरा फील कराता है। फिर वो दोनों दारू पीने लगे। दूसरी तरफ जिम, तबीता, जैड और इथान लाल पत्थरों के पास पहुंचे। तो तबीता कहती है कि ये जगह पूरी तरह से सेम है जैसा मैंने अपने सपनों में देखा था और मुझे यहाँ पर डर अपने सपनों की तरह ही फील हो रहा है, जिसमें सपनों में मैं उस तरफ से यहाँ पर आती थी और फिर इस बड़े लाल पत्थर के पीछे छुप जाती थी और सामने से दूसरी तरफ से कोई तो चीज मेरे सामने आती थी तब मैं हमेशा डर कर उसे देखकर उठ जाती थी। तब जिम कहता है कि तुम्हें ये जगह सपनों में तब दिखी थी जब तुम छोटी बच्ची थी। तब तबीता कहती है कि हाँ, मिरांडा की तरह। तब जेड कहता है कि शायद एस्ट्रल की सभी थियरीज यहाँ पर रॉन्ग साबित होती है, जो कि काफी बड़ा ग्रीक साइंटिस्ट था, जिसमें मिरांडा को भी लगा था कि वो चुनी गई है और फिर उसे इस जगह के विजन्स और सपने आते थे, जैसा तबीता तुम्हारे साथ भी हुआ, यानी कि तुम्हारा यहाँ पर आना तुम्हारे नसीब में लिखा गया था, जो कि बचपन से तय था और तुम्हारे रास्ते में कभी ना कभी वो पेड़ आने ही वाला था जिससे तुम यहाँ पर पहुंचने वाली थी। तब जिम और तबीता ये सुनकर कंफ्यूज हुए। दूसरी तरफ टिली को किचन में एलिस दुखी मिला। तब टिली पूछती है कि फातिमा कैसी है। तब एलिस कहता है कि वो ठीक है पूरी तरह से। तब टिली कहती है कि मुझे उसके फूड क्रेविंग्स के बारे में पता है और अगर तुम्हें मदद चाहिए तो तुम मुझे बता देना। तब एलिस कहता है कि हम लोग कल रात को हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन को चेक करने गए थे, लेकिन उससे पता चला कि फातिमा के पेट में कोई भी बच्चा नहीं है और कोई अलग चीज है जो कि वो मशीन भी उसके पेट में देख नहीं पा रहा, जिसमें मैं उसे खोना नहीं चाहता। तब टिली कहती है कि तुमने उसे खोया नहीं है, जिसमें वो अभी भी यहीं पर है। साथ ही तुम्हें हर एक पल को एंजॉय करना चाहिए क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। जिसमें ये चीज मुझे मेरे कैंसर के डायग्नोसिस के वक्त पर मेरे दोस्त ने कहा था। तब एलिस पूछता है कि क्या तुम मरने से डरी हुई थी। तब टिली कहती है कि हाँ, शुरुआत में मैं काफी डरी थी, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि जिंदगी काफी छोटी है और कभी भी कुछ भी हो सकता है और तब से मुझे किसी चीज का डर नहीं लगा था, क्योंकि हमेशा हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी जिंदा नहीं रहने वाला और चलो हम फातिमा का ध्यान रखते हैं। तब एलिस खुश हुआ। फिर दोनों वहां से निकले। तब तक फातिमा उसके कमरे में थी और फातिमा ने देखा कि उसके इंजेक्शन के निकालने पर उसका काफी खून बह रहा था और उस खून को देखकर फातिमा को उल्टी आ गई और फातिमा को उसके पेट में गड़बड़ लगी। तब वो काफी चिल्ला रही थी और उसका पेट अंदर जा रहा था, लेकिन वहां पर एलिस आ गया और तब उसका पेट नॉर्मल हुआ और फातिमा शांत हुई। तब टिली भी ये सब देखकर काफी डर गई थी और एलिस फातिमा को संभालने लगा और टिली ये देखकर काफी दुखी हुई।
दूसरी तरफ रैंडल और जूली खुश थे। तब जूली कहती है कि तुम मुझे कार चलाना सिखाने वाले थे। तब रैंडल कहता है कि हाँ, और वहीं पर उसे बाहर से कीड़े फील होने लगे और वो इस बारे में जूली से छुपाने लगा, लेकिन वहां पर काफी सारे कीड़े उसे नजर आए। तब रैंडल भड़क गया और वो कीड़े उसके पास आ गए। तब रैंडल ने गाड़ी रोकी और वो कार से बाहर आकर तड़प रहा था। तब जूली ने उसे रोका और रैंडल ने देखा कि वहां से सभी कीड़े गायब हो चुके थे। तब रैंडल कहता है कि वापस घर चली जाओ। फिर वो जंगल में चला गया। तब जूली उसके पीछे गई। दूसरी तरफ बॉयड हॉस्पिटल में आया। तब वहां पर क्रिस्टी और एलिस झगड़ रहे थे और क्रिस्टी कहती है कि एलिस यहाँ पर आकर जबरदस्ती दवाइयाँ लेकर जाना चाहता है। तब एलिस कहता है कि यहाँ पर काफी सारी दवाइयाँ है और ये मुझे दवाइयाँ नहीं दे रही। तब क्रिस्टीन कहती है कि ये गोलियां कोई नॉर्मल एस्पिरिन की दवाइयाँ नहीं है और इसे खाने से फातिमा की हालत और खराब होगी। तब एलिस कहता है कि वो इसके चलते मर तो नहीं जाएगी और क्रिस्टी, हम लोग तुम्हारी तरह ये बैठे बैठे देख नहीं सकते। तब क्रिस्टी कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं सभी चीजें सोचकर बोलती हूँ, जिसमें एलिस तुम्हें समझना होगा कि इन दवाइयों को खाने से फातिमा की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। तब बॉयड ने भी एलिस को दवाई देने कहा। तब एलिस भड़क कर दवाई वापस करके वहां से निकला और बॉयड उसके पास आकर कहता है कि बेटा शांत हो जाओ, जिसमें तुम काफी डरे हुए हो। तब एलिस कहता है कि मुझे फिर और क्या करना चाहिए, जिसमें मैंने अपने पिता यानी कि आपके शरीर में कीड़ों को देखा है, फिर मैंने अपनी मॉम को मरते हुए भी देखा है, जिसमें हर बार मेरे साथ पिछली बार से बुरा होता जा रहा है और इसी वजह से मेरा डर भी बढ़ता जा रहा है और डैड आप भी मेरी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। तब बॉयड उसे संभालने लगा, लेकिन एलिस कहता है कि मुझे वापस जाना है। फिर वो वहां से निकला। दूसरी तरफ जूली रैंडल को ढूंढते हुए आगे बढ़ी और वो उन पत्थरों के जगह पर पहुंची जहां पर बॉयड सीजन 2 के शुरुआत में फंसा हुआ था। तब वहां पर रैंडल भी जूली के साथ आया और उस जगह की पावर्स दोनों को फील होने लगी, जो कि काफी अलग थी। और जूली पूछती है कि तुम्हें कार में क्या हुआ था। तब रैंडल कहता है कि मैं तुम्हें रास्ते में बता दूंगा और दोनों को उस जगह की पावर्स काफी ज्यादा फील हुई। और तब जूली कहती है कि मुझे जाकर उस जगह को देखना है। तब रैंडल कहता है कि नहीं, हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि रात होने वाली है। और तब जूली मान गई। फिर दोनों वहां से निकले। दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस में फातिमा फिर से स्टोरेज रूम में आई और उसने फिर से सड़ी हुई सब्जियों को देखा, लेकिन उसने इस बार उसे नहीं खाने का डिसाइड किया और अंदर रख दिया। तब वहां पर फातिमा को उसके पेट से अजीब सा दर्द फील होने लगा और वो तड़पने लगी। तब टीली उसके पास आकर उसे संभालने लगी और वो कहती है कि तुम अकेली नहीं हो, जिसमें मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तब फातिमा कहती है कि यहाँ से निकल जाओ, लेकिन टीली के ना चाहने पर फातिमा ने टीली को चाकू मार दिया और वो वहीं पर गिर पड़ी। तब फातिमा मदद बुला रही थी और टीली कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। वहीं पर एलिस आया। तब टीली मर चुकी थी और फातिमा ने एलिस को देखा। इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आपकी आगे क्या थियरीज है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले एपिसोड्स को मेरे अपलोड करते ही आप सबसे पहले जरूर देखें।